या तो लास्ट सेशन में हम यहाँ पर देख रहे थे स्प्रिंग बोट के रन मेथड के इंटरनली हमारे पास में क्या होता है। तो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है ये स्प्रिंग बोट का। फिर कुछ इनिशियलाइजर है वो इनिशियलाइज होते हैं ये। तो हमारे ऑब्जेक्ट जो आईओसी कंटेनर हमें क्रिएट करना है। तो आईओसी कंटेनर ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेथड कॉल होती है जब क्रिएट होता है। यदि हम लोगों को उसमें कुछ चीज़ इनिशियलाइज करवाना हो कंटेनर के अंदर तो हम यहाँ पर हमारा लॉजिक बना के जो है वो पास कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमने जो लॉजिक बनाकर जो है वो एज ए इनिशियलाइजर के अंदर हमने यहाँ पर ये पास किया है यहाँ पर ही। तो स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन रन मेथड कॉल होने के पहले हम लोग हमें कुछ इनिशियलाइज करवाना हो तो हम यहाँ से करवा सकते हैं। यहाँ पर ये सब पहले से डिफाइंड है। यहाँ पर ये अपना इनिशियलाइजर स्टार्ट करो यहाँ पर ये। और कुछ चीज़ ऐड करना हो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कंटेनर के अंदर इनिशियलाइज करवाना हो तो क्रिएट होने के पहले। तो ये हमारे पास में उसकी यहाँ पर ये मेथड है ये। फिर लिसनर है। तो लिसनर जो होते हैं वो एक सिचुएशन पे इवेंट ऑकर होता है। तो लिसनर कॉल होते हैं। तो लिसनर कॉल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पब्लिशर की। तो इवेंट है उसको पब्लिशर पब्लिश करता है और लिसनर लिसन करते हैं यहाँ पर ये। तो अभी तो हमने एक यहाँ पर जो है वो ऐसे यहाँ पर एक लिसनर यहाँ पर क्रिएट किया है यहाँ पर ये। तो जब भी हमारा क्या होता है कि एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट होता है तो ये वाला लिसनर जो है वो यहाँ पर ये कॉल होता है ये। तो ये वाला इवेंट ऑकर होता है वहाँ पर पब्लिशर पब्लिश करता है। हम भी बनाएंगे आगे अभी हमारे खुद के कस्टम लिसनर। तो हम सर्विस मेथड के थ्रू कॉल करेंगे वहाँ से पब्लिश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या होती है पर्टिकुलरली लिसनर कॉल होते हैं यहाँ पर ये। तो किसी सिचुएशन में हमें यहाँ पर ये लिसनर कॉल करना हो तो यहाँ पर ये लिसनर के ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो है वो क्रिएट हो जाते हैं यहाँ पर ये। फिर हमारे पास में आते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट सॉरी प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी प्रॉपर्टी फाइल है तो वो बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी फाइल यहाँ पर क्या हो जाती है वो लोड हो जाती है। जो भी हमने प्रॉपर्टी फाइल दे के रखी है वो लोड हो जाती है प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट यहाँ पर ये। तो वो प्रॉपर्टी फाइल के बेस पर हमें कौन सी प्रॉपर्टी फाइल को लोड करवाना है यहाँ पर ये प्रोफाइल की उसको लोड करके रखता है वहाँ पर प्रॉपर्टी फाइल लोड होती है अभी। फिर बैनर प्रिंट होता है। तो हम लोग यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन को रन करते हैं तो हमें एक स्टार्टिंग में एक बैनर दिखता है तो वो बैनर प्रिंट होता है यहाँ पर। यहाँ तक कि जो है वो स्प्रिंग बूट के अंदर का प्रोग्राम है। अभी ये हमारा आईओसी कंटेनर रोल में नहीं आया है यहाँ पर ये चीज़ें ऑटोमेटिकली होगी बट उस रन मेथड के अंदर होगी यहाँ पर ये। अब यहाँ पर क्या होता है हमारा आईओसी कंटेनर आता है तो यहाँ पर आईओसी कंटेनर डिटेक्ट होता है कौन सा हमारा एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंगली। फिर कॉन्टेक्स्ट प्रिपेयर होता है। अब यहाँ पर जितने भी क्लासेस है उसको वो लोड करता है हमारी क्लासेस उसको स्कैन करेगा ऑटो कॉन्फ़िगरेशन यदि है प्रीपेड हमारे पास में जो स्टार्टर हमने जो फॉर्म के अंदर डाला हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा ऑटो कॉन्फ़िगरेशन लग जाएगा उसके अंदर। और जो भी हमारे पास में प्रॉपर्टी फाइल है जो कि लोड हुई है यहाँ पर बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट हमारे पास में ये सब जो है वो इस प्रोसेस के अंदर जो है वो यहाँ पर लोड होती है। जो जो भी हमारे पास में क्लासेस है उसका स्कैन होगी। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट प्रिपेयर होता है लिसनर वगैरह जो जो भी उसके अंदर है वो सब ऐड हो जाएंगे एप्लीकेशन के लेवल पे। और जैसे रिफ्रेश कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो जो जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो जाएंगे। और कोई लिसनर है या फिर इनिशियलाइजर है तो जो भी यूज़ करते हैं इसका यूज़ हमारे पास में रिफ्रेश कॉन्टेक्स्ट के अंदर होता है। तो यदि हम लोग रन मेथड के अंदर जाएंगे तो सब ऐसे आर्ग्यूमेंट में क्या है वो पास होते हैं। इसके रन मेथड के अंदर क्या है वो ऐसे वो यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या हो रहा है यहाँ पर ये पास हो रहे हैं ये रिफ्रेश कॉन्टेक्स्ट के प्रिपेयर कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये सब कुछ क्या है ये पास हो रहा है हमारे पास में ही। मतलब हम उसको आईओसी के कंटेक्स्ट में लेकर आ रहे हैं कि अब हमारे पास में जो भी हैंडल करेगा हमारा आईओसी कंटेनर आगे हैंडल करेगा।
स्प्रिंग का यदि आईओसी कंटेनर यदि हैंडल करेगा तो फिर वो नॉर्मल जावा का ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, वो हो जाएगा स्प्रिंग बीन। तो क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा आईओसी कंटेनर जो है वो क्रिएट कर रहा है, और स्प्रिंग का आईओसी कंटेनर यदि ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है तो उसके पास में क्या होती है कि फैसिलिटी रहती है यहाँ पर ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करने की, लाइफ साइकिल मेथड कॉल करने की, इफ क्लास इज हैविंग लाइफ साइकिल मेथड, रनर्स को कॉल करने की। तो यहाँ पर क्या है कि काफ़ी सारी हमारे पास में फैसिलिटी रहती है यहाँ पर ये। फिर जितना भी टाइम लिया है उसने उसको प्रिंट करेगा, और हमको हमारी क्लास में यदि रनर्स डिफाइंड है तो क्या करेगा यहाँ पर ये, रनर्स को यहाँ पर ये कॉल करेगा यहाँ पर। तो ये सब रन मेथड के अंदर होता है हमारे पास में। अब हम यहाँ पर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन को जो है यहाँ पर ये प्रोवाइड करते हैं स्प्रिंग के अंदर। तो हमारे पास में स्प्रिंग बूट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड करने के लिए, सो दैट जो हमारे पास में ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जो है ये, तो उसके लिए हमें मिनिमम मिनिमम क्या है कि कुछ तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशन तो देना पड़ता है। डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो आईपी एड्रेस वगैरह, यूज़र आईडी पासवर्ड हमें देना पड़ेगा। कुछ थर्ड पार्टी सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो जो भी हमें कॉन्फ़िगरेशन देना है उसके लिए टैग नहीं लिखना है, जस्ट हमें क्या है कि प्रॉपर्टी फाइल के अंदर या यामल फाइल के अंदर, वाईएमएल फाइल के अंदर हमें क्या करना है कि हमारे कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो हमें ये पास करवाना है पर्टिकुलरली। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, कॉन्फ़िगरेशन देने के लिए यहाँ पर हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन फाइल है यहाँ पर ये। तो इसके तो हम लोग क्या करते हैं कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ अंडरस्टैंड करना है। तो एक हमारे पास में जो है ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज जो है ये, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज या एप्लीकेशन डॉट यामल, तो ये हमारे पास में क्या है ये डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी फाइल है जो कि स्प्रिंग बूट क्या करता है उसको ये अंडरस्टैंड करता है यहाँ पर ये। तो ये हमारे पास में क्या है ये डिफ़ॉल्ट है ये। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जो है ये, वो ये वाली प्रॉपर्टी फाइल को क्या करेगा वो रीड करेगा बाय डिफ़ॉल्ट ये। लेकिन क्या होता है कि इंडस्ट्री के लेवल पे हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टी फाइल के नेम देते हैं बेस्ड ऑन अवर प्रोजेक्ट। तो प्रॉपर्टी फाइल के नेम हम क्या करते हैं कि ये प्री डिफाइंड वाला है, लेकिन हम क्या है कि अलग अलग प्रॉपर्टी फाइल को यूज़ करते हैं, कर सकते हैं यहाँ पर। ये जरूरी नहीं कि कॉमन प्रॉपर्टी फाइल में हम लोग सब कुछ डाल दें। तो हमें अलग अलग प्रॉपर्टी फाइल भी क्या करना पड़ सकती है, क्रिएट करना पड़ सकती है। तो हमारे पास में दो चीज़ें हैं। एक तो है जो हमारे अंदर जो ये प्रॉपर्टी फाइल के अंदर जो भी हमने दिया हुआ है ये, तो ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यूज होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू रहता है। लेकिन हमें क्या करना कि हमारा प्रॉपर्टी फाइल के अंदर की वैल्यू को हमें जावा के प्रोग्राम के अंदर रीड करना है। तो उसके लिए हमारे पास में एक एनोटेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं ऐसे ये वैल्यू एनोटेशन। तो प्रॉपर्टी फाइल के अंदर की जो वैल्यू हमें जावा में रीड करना है, जावा के प्रोग्राम में हमें रीड करना है यहाँ पर ये, तो हम यहाँ पर वैल्यू एनोटेशन का यूज़ करते हैं। और एक हमारे पास में, तो ये क्या है हमारे पास में ये रीड द प्रॉपर्टी इन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अंदर हमें यदि प्रॉपर्टी को रीड करना तो हमें वैल्यू एनोटेशन यहाँ पर लगेगा यहाँ पर ये। काफ़ी सारी जगह पे देखने को मिलता है ये, बिकॉज क्या है कि काफ़ी सारी प्रॉपर्टी फाइल होती है प्रोजेक्ट में। ये एक दो प्रॉपर्टी फाइल नहीं मिलेगी, काफ़ी सारी मिलेगी, क्योंकि अलग अलग एनवायरनमेंट के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होते हैं रिलेटेड टू डेटाबेस, रिलेटेड टू मेलिंग सर्वर, मैसेजिंग सर्वर, या असिंक्रोनस कम्युनिकेशन के लिए या कैशिंग के लिए। तो जो जो भी हम यूज़ करने वाले हैं उसको कॉन्फ़िगरेशन जो देना है हमें ये किसी न किसी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमें यहाँ पर देना है। तो मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर।
स्प्रिंग बूट प्रॉपर्टी कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी तक हमने जो है वो यहाँ पर जो देखा है कि स्प्रिंग बूट एंड स्प्रिंग फ्रेमवर्क एंड स्प्रिंग बूट में क्या है, हमारे पास में क्या डिफरेंस है। फिर स्प्रिंग बूट के अंदर जो है पर्टिकुलरली क्या क्या हमारे पास में ये फीचर्स है। तो स्प्रिंग बूट के अंदर हमारे पास में कौन कौन से फीचर है स्प्रिंग बूट के अंदर जो है। एक है हमारे पास में लेस कॉन्फ़िगरेशन। तो स्प्रिंग बूट में क्या है कि हमारे पास में जो कॉन्फ़िगरेशन जो है यहाँ पर ये, तो उसमें हमें क्या है कि कोई एक्सएमएल या जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना, यहाँ पर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता है यहाँ पर ये। तो लेस कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर क्या है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास में फीचर है। फिर यहाँ पर जो है हमारे पास में ये एम्बेडेड सर्वर है, एम्बेडेड एम्बेडेड डेटाबेस है यहाँ पर ये, एक्चुएटर यहाँ पर ये जो कि प्रोडक्शन रेडी हमारे पास में मैट्रिक्स रहते हैं, यहाँ पर एक्चुएटर्स के हमारे पास में ये फैसिलिटी है। तो ये क्या है कि मेन मेन जो हमारे पास में ये स्प्रिंग बूट के जो है यहाँ ये फीचर है। और इसके अलावा ये स्प्रिंग बूट के हमारे पास में ये फीचर है। बिकॉज ऑफ दिस फीचर हमारे पास में क्या है कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है यहाँ पर ये। रैपिड डेवलपमेंट बोलते हैं हम, जल्दी से हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट होता है। और हमें क्या है कि यहाँ पर ये डिपेंडेंसी यहाँ पर दे, यहाँ पर जस्ट ऐड करना है और हमारा प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है यहाँ पर ये एक्चुएटर से। और यहाँ पर ये एक और मेन फीचर जो कि हमारे पास में जो वर्जन रिजॉल्व होता है, जो हमें डिपेंडेंसी यहाँ पर देना पड़ता है, रिजोल्यूशन। तो डिपेंडेंसी भी क्या, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या कर रहा है, डिपेंडेंसी ले रहा है ये, हमें मैन्युअली बार बार डाउनलोड नहीं करना पड़ रहा है ये। तो स्प्रिंग बूट यूज़ करेंगे तो हमें काफ़ी सारे फीचर मिलेंगे यहाँ पर ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फीचर है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, उसी के अंदर के हमारे पास में जो ये कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पर करना नहीं है। जहाँ पर हम लोग एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे, जावा बेस्ड देख रहे थे, एनोटेशन तो हमको यूज़ करना है, बट ये अलग अलग फाइलें राइट नहीं करना है कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन लग जाएगा यहाँ पर ये। तो ये इसके फीचर है, इंटरव्यू में पूछे जाएंगे तो ये बताना है यहाँ पर ये एम्बेडेड सर्वर की यहाँ पर फैसिलिटी है, एम्बेडेड डेटाबेस है हमारे पास में, हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं यहाँ पर ये एच टू डेटाबेस।
एक्चुएटर से यहाँ पर ये प्रोडक्शन रेडी यहाँ पर फीचर है, हमें मैट्रिक्स देखना हो एप्लीकेशन का, उसके ऑलरेडी एपीआई यहाँ पर अवेलेबल है यहाँ पर ये। तो ये स्प्रिंग बूट के ये फीचर है। यदि स्प्रिंग बूट हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हमें, तो स्प्रिंग बूट के अंदर क्या होता है हमारे पास में, प्रोफाइल होते हैं ये। तो अलग अलग एनवायरनमेंट में हमें अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर क्या करना है, यदि कॉन्फ़िगरेशन के साथ में हमें एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हमारे पास में क्या है यहाँ पर ये प्रोफाइल के कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ये। तो अलग अलग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हो जाना चाहिए, डेव एनवायरनमेंट, क्यूए एनवायरनमेंट, यूएटी एनवायरनमेंट, या पायलट एनवायरनमेंट, या प्रोड एनवायरनमेंट। बेसिकली जो स्टार्टिंग के टू एनवायरनमेंट है वो हमारे पास में रहते हैं, डेवलपर और टेस्टर के पास में। और अलग यूएटी पायलट एनवायरनमेंट ये क्लाइंट साइड एनवायरनमेंट रहते हैं, जो कि क्लाइंट की टेस्टिंग टीम या टेस्टिंग करती है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग करती है, यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट लाइव हो जाता है। तो बेस्ड ऑन दैट अलग अलग क्या होना चाहिए, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लग जाना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ता है, काफ़ी सारी जो है वो एप्लीकेशन के लेवल पे हमें कॉन्फ़िगरेशन जो है वो राइट करना पड़ती है। तो डेव एनवायरनमेंट का अलग कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहेगा, प्रोडक्शन का अलग रहेगा, क्योंकि सब जो डेटाबेस और सर्वर, कैशिंग, मेलिंग, अलग अलग थर्ड पार्टी सर्वर जो है वो वेरी करेंगे। तो उनका कॉन्फ़िगरेशन हमको प्रोवाइड करवाना है यहाँ पर, और अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल वहाँ पर क्या है कि वो सेट हो जाती है। हम क्या कर देंगे यहाँ पर ये सेट कर देंगे, वाली प्रोफाइल एक्टिव हो जाती है यहाँ पर ये। तो ये पर्टिकुलरली हमारे स्प्रिंग के अंदर हमें ये फीचर जो है भी रेडी मिलता है। नहीं तो हमें क्या है कि फिर प्रोग्रामिंग करना पड़ती है अलग अलग प्रॉपर्टी फाइल को रीड करवाने के लिए जावा के अंदर। तो यहाँ पर प्रोफाइल कॉन्सेप्ट है, तो डायरेक्टली क्या है होती है वो वहाँ से वो रीड हो जाती है, ये सब उसके अंदर के ऑलरेडी रिटर्न है यहाँ पर ही। फिर स्प्रिंग बूट के अंदर जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो इनिशलाइजर यहाँ पर देखा। ये स्प्रिंग बूट के अंदर जो है वो इनिशलाइजर एंड लिसनर कैसे काम करते हैं यहाँ पर ये। और स्प्रिंग बूट के अंदर हमें देखना है रनर। तो ये स्प्रिंग बूट के अंदर अभी तक हमने इतना देखा है ये। फिर आगे हमें डेटाबेस से इंटीग्रेट करवाना है उसको ये, फिर डेटाबेस रिलेटेड थिंग्स आएगी हमारे पास में। फिर स्प्रिंग बूट से हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड या वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं ये। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जो हमें ये यहाँ पर ये रिड्यूस हो जाती है इस कंपेयर स्प्रिंग। तो कंपैरिजन करके देखेंगे क्या स्प्रिंग फ्रेमवर्क का काम जो है वो स्प्रिंग के अंदर क्या हो गया है, वो रिड्यूस हो गया है यहाँ पर ये, किससे हमारा एप्लीकेशन जो है वो क्विकली जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर अभी तक हमने इतना देखा है। अभी हमें यहाँ पर जो है वो आगे कॉन्सेप्ट देखने के लिए हमें पहले ये प्रॉपर्टी कैसे कॉन्फ़िगर होती है यहाँ पर उसको अंडरस्टैंड करना है। तो बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग फ्रेमवर्क यहाँ पर क्रिएट करोगे यहाँ पर एप्लीकेशन, तो हमें एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल मिलती है, या एप्लीकेशन डॉट यामल फाइल भी जो है वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जो यामल जो है ये इसका मीनिंग है अनदर मार्कअप लैंग्वेज। तो हम इसे इसके अंदर भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग के अंदर हम दो तरीके से प्रॉपर्टी फाइल यहाँ पर जो है वो राइट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है वो हम लोग उसको कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो जो भी हमें यदि प्रॉपर्टी फाइल का डेटा यदि हमें जावा के अंदर हमें रीड करना हो तो हमें जो एनोटेशन लेना है वो एज ए ये वैल्यू एनोटेशन लेना है हमें ये।
फिर यदि हमें अपार्ट फ्रॉम अवर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी अदर प्रॉपर्टी फाइल को क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करने के लिए हमारे पास में जो एनोटेशन है वो है प्रॉपर्टी सोर्स। तो प्रॉपर्टी सोर्स के अंदर हम लोग एनोटेशन यूज करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर जो है वो पर्टिकुलरली अलग अलग प्रॉपर्टी फाइल जो है वो हम यहाँ पर क्या करवा सकते हैं, यहाँ पर ये ऐड करवा सकते हैं यहाँ पर ये। उसको एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास में क्या है, एप्लीकेशन प्रॉपर्टी फाइल है। अब हम मान लो कि कुछ हमारे पास में डेटाबेस का कुछ कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर, डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम क्या कर रहे हैं कि कुछ कॉन्फ़िगरेशन को क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर ही। तो एक जो है ये हमें कॉन्फ़िगरेशन को क्रिएट करना है यहाँ पर ये डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये मेरा नॉर्मल जावा का जो है ये क्लास है। स्प्रिंग को कैसे समझ में आएगा कि ये स्प्रिंग का हमें इसको बीन बनाना है, तो ताकि स्प्रिंग का आईओसी कंटेनर अंडरस्टैंड कर सके, तो हमें यहाँ पर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन लेना पड़ेगा ताकि स्प्रिंग के आईओसी को समझ में आए कि ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन क्लास है ये। तो बेसिकली स्प्रिंग बूट में तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता है, बट जरूरी नहीं है कि हमें से ऑलवेज ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के भरोसे रहना है। यदि हम हमारा कॉन्फ़िगरेशन भी देना चाहे, कुछ ऐड करना चाहे, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, इस जैसे कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर होता है यहाँ पर ये। तो अभी हम लोगों को रीड जो करना है यहाँ पर वो प्रॉपर्टी फाइल से वैल्यू को रीड करना है। उसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैं यहाँ पर जो है वो ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर ये ले रहा हूँ यहाँ पर ये। तो ये मेरा क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास है, कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास में क्या है, ये क्लास है। तो ये मेरा क्या होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन होगा जिससे ये। अब प्रॉपर्टी फाइल के अंदर हम क्या करते हैं कि कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं यहाँ पर ये। तो हमारे पास में क्या होती है, मल्टीपल जो है वो प्रॉपर्टी होती है। हम लोग डेटाबेस रिलेटेड प्रॉपर्टी फाइल यहाँ पर लेना चाहते हैं। तो स्प्रिंग के अंदर हमें डेटाबेस से रिलेटेड यदि यहाँ पर प्रॉपर्टी डालना है तो स्प्रिंग, तो जब हम जेडीबीसी यूज करेंगे, जब हम ये प्रॉपर्टी फाइल डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा जब हम उसका स्टार्टर ऐड करेंगे। अभी हम लोग स्टार्टर ऐड नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पर जो है वो जस्ट प्रॉपर्टी डाल रहे हैं। फॉर्म में हम लोग स्टार्टर डालते हैं तो ऑटोमेटिकली रीड कर लेता है यहाँ पर ये। अभी अभी हम लेकिन जेडीबीसी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, अभी हम जस्ट प्रॉपर्टी राइट कर रहे हैं। स्प्रिंग डेटाबेस यूआरएल। तो यहाँ पर हमें क्या है कि जो भी हमारे पास में डेटाबेस हम बाद में इंटीग्रेट करेंगे तो उसका यूआरएल हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो
तो जब भी हम लोग जेडीबीसी की प्रोग्रामिंग करते हैं तो कुछ हमें क्या करना पड़ता है कि इस टाइप से जो है वो डेटाबेस के अंदर हमें यूआरएल जो है ये प्रोग्राम में मैप करना पड़ता है। तो डेटाबेस से कनेक्ट होने के हमारे पास में मल्टीपल वे है। तो डेटाबेस जहाँ पर हमारे पास में डेटा जो है वो परमानेंट क्या होता है, स्टोर होता है। एसक्यूएल डेवलपर, मेरे पास में क्या है कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है एसक्यूएल का। तो मेरे पास में क्या है कि यहाँ पर जो है ये एक सॉफ्टवेयर है ये ओरेकल। ओरेकल एक डेटाबेस है। थोड़ा सा हाई लेवल ही हम लोग प्रोग्रामिंग पे जाएं। या तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ये हमारी जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है हमारे पास में ये लेयर्स है। तो हमारा डेटा हम लोग परमानेंट जो स्टोर करेंगे वो कहाँ पर करेंगे, हम लोग यहाँ पर ये डेटाबेस में करेंगे। जो हम लोग डेटा को परमानेंट स्टोर करेंगे हम लोग यहाँ पर कहाँ करेंगे, उसको ये डेटाबेस में करेंगे। और पर्टिकुलरली हमारे पास में जो है ये मल्टीपल हमारे पास में ये क्लाइंट है। तो क्लाइंट विल एक्सेस अवर डेटा या क्लाइंट विल स्टोर अवर डेटा। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। और यहाँ पर जो है वो हमारा पर्टिकुलरली डेटा जो है वो यहाँ पर स्टोर होगा। तो नेटवर्क के थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि हमारे एप्लीकेशन को कॉल करेंगे यहाँ पर ये। तो एप्लीकेशन कहाँ होगा, हमारे ये विथ इन सर्वर होगा। ये किसी ना किसी सर्वर के अंदर हमारे पास में एप्लीकेशन है। और सर्वर क्या है, अपने आप में क्या है, एक सॉफ्टवेयर है यहाँ पर। और सर्वर जो होगा वो किसी ना किसी मशीन के अंदर इंस्टॉल होगा यहाँ पर ये। तो हाई लेवली क्या होती है कि ये हमारे पास में ये सर्वर जो है ये किसी ना किसी मशीन के ऊपर है यहाँ पर। तो ये लिनक्स बेस्ड मशीन मान के चलो उसको, यहाँ पर मशीन है जिसके अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके ऊपर हमारा सर्वर है, सर्वर के अंदर हमारा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन कम्युनिकेट कर रहा है हमारे डेटाबेस से। और यहाँ पर हमारे पास में जो है ये परसिस्टेंस लेयर है। यहाँ पर हमारे पास में कोड जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है डेटाबेस के थ्रू। डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर या तो जेडीबीसी की प्रोग्रामिंग राइट करो डायरेक्टली। हम लोग यहाँ पर लोड द ड्राइवर गेट द कनेक्शन करते हैं यहाँ पर डेटाबेस। जो डेटाबेस इज अ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। तो डेटाबेस जो है हमारा ये क्या है, ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है ये डेटाबेस। अब ये डेटाबेस जो है यहाँ पर
अलग अलग कंपनी का हो सकता है, ये ओरेकल हो सकता है, मायस्क्वेल डेटाबेस हो सकता है, पोस्टग्रेज हो सकता है, मोंगोडीबी हो सकता है। वीडियो के लिए अलग डेटाबेस आता है, ऑडियो वीडियो के लिए फाइल सिस्टम के लिए अलग डेटाबेस आता है। यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं ओरेकल में। मोंगोडीबी में हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ जेसन। तो डेटाबेस इज नथिंग बट ए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। तो इसको हम लोग जो डेटाबेस को हम लोगों को क्या करना पड़ता है, अलग से डिफरेंट मशीन के ऊपर हमें इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। तो एज ए लर्नर अभी तो क्या है कि ये सब कुछ हम हमारे सिस्टम पे इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये डेटाबेस है, तो ये मेरी मशीन पे चल रहा है, ये सर्वर भी अभी मेरी मशीन पे, बिकॉज वी आर लर्निंग। बट रियल टाइम एप्लीकेशन में क्या है कि डेटाबेस जो है वो किसी और लोकेशन और मशीन के ऊपर होता है। हम लोग इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, उसको किसी और मशीन के ऊपर क्रिएट करते हैं। वो भी इंडस्ट्री के अंदर क्या है कि या तो लिनक्स बेस्ड मशीन जो है उसके ऊपर डेटाबेस को इंस्टॉलेशन करो, या फिर आजकल क्या है कि हमारे पास में क्लाउड के अंदर ही हमें रेडीमेड डेटाबेस मिलते हैं, हमें परचेस करना पड़ता है। ए डब्ल्यू एस एज्योर क्लाउड के इनके पास में सब रेडीमेड अवेलेबल है यहाँ पर। ये सर्वर भी रेडीमेड अवेलेबल रहते हैं, मशीन भी रेडीमेड अवेलेबल रहती है, हमें क्या करना पड़ता है, परचेस करना पड़ता है ये। तो उनकी डेटाबेस सर्विसेज जो है परचेस करना पड़ती है। या तो मशीन ले लो, मशीन पे इंस्टॉलेशन करो। तो लिनक्स बेस्ड मशीन परचेस कर लो डायरेक्टली और इंस्टॉलेशन करो वहाँ पर सर्वर का, डेटाबेस का। या फिर रेडीमेडेड सर्वर भी मिलते हैं जिसमें हमें हमारे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है, लेकिन हमें उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो एज ए हमारे पास में अलग अलग सर्विस है, क्लाउड सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सो सारी चीज़ें जो है हमें क्लाउड पे मिलती है, ए डब्ल्यू एस, एज्यूर, गूगल क्लाउड। हमें उसको क्या करना पड़ता है, परचेस करना पड़ता है। तो कुछ क्लाउड की सर्विसेज हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये। तो डेटाबेस भी क्या है, यहाँ पर हमें अलग मशीन पे इंस्टॉलेशन करना है यहाँ पर ये। तो हम क्लाइंट एज ए इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं हमारे सर्वर को, सर्वर के अंदर हमारा एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन हमारे पास में है। यहाँ पर मान लो कि ये आईआरसीटीसी का एप्लीकेशन चल रहा है सर्वर पे। तो यहाँ पर डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो जेडीबीसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जावा के प्रोग्राम के थ्रू हम लोग डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं डेटाबेस से। फिर हमारे पास में कोर प्रोग्रामिंग नहीं करना हो तो हमारे पास में ORM टूल है, हाइबरनेट। तो या तो हाइबरनेट के थ्रू इस लेयर पे काम करो, या स्प्रिंग फ्रेमवर्क का कहीं हमारे पास में जेडीबीसी मॉड्यूल है, तो उसके अंदर जेडीबीसी रहेगा। इसके अंदर जेडीबीसी रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट वगैरह जो है हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क का हैंडल करेगा। जेडीबीसी में प्रोग्रामिंग करोगे तो सब हमको हैंडल करना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग का ही हम लोग यदि जेडीबीसी यूज़ कर सकते हैं, स्प्रिंग का ही ORM यूज़ कर सकते हैं, या स्प्रिंग बूट के अंदर हमारे पास में आता है डेटा जेपी। तो इस लेयर पे काफ़ी सारे हम लोग टेक्नोलॉजी या फ्रेमवर्क के मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमें कम्युनिकेट डेटाबेस से करना है, कहीं पर क्या जेडीबीसी में काफ़ी कोड राइट करना पड़ेगा, और फ्रेमवर्क में हमें बहुत लेस कोड में हमारा काम हो जाएगा ही। तो वो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, सब डेटाबेस से हमारा कम्युनिकेट करेगा यहाँ पर ये। तो फ्रंट एंड के थ्रू हमारे पास में क्या होंगे, ऑपरेशन परफॉर्म होंगे यहाँ पर। तो फ्रंट एंड के थ्रू हमारे पास में क्या होते हैं, जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो एज ए कट ऑपरेशन की कैटेगरी में मानो उसको। तो ऑलवेज क्या होता है कि हमारे पास में या तो कोई डेटा क्रिएट होता है, लाइक हम क्या कर रहे हैं कि कोई फॉर्म को फिल कर रहे हैं फ्रंट एंड से। एज ए क्लाइंट क्या कर रहा है, कोई फॉर्म को फिल कर रहा है यहाँ पर ही, फिल द फॉर्म। तो कोई फॉर्म फिल कर रहेगा वहां से, मतलब कोई डेटा को क्रिएट कर रहा है वो, तो बैकएंड के साइड में वो डेटा आएगा हमारे पास में।
या ऑलरेडी कुछ चीज़ हमारे पास में क्रिएटेड है, उसके अंदर हमें क्या करना है, मॉडिफिकेशन करना है। जैसे कि हमने क्या एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया, बाद में हमें एड्रेस या फ़ोन नंबर अपडेट करना हो ये, तो अपडेट वाला ऑपरेशन लगेगा यहाँ पर ये। फिर हमें कोई चीज़ को यहाँ पर रीड करना हो, यहाँ पर ये ऑलरेडी अवेलेबल है, हमें रीड करना हो तो यहाँ पर रीड वाला यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन लगेगा, हमें यहाँ डिलीट करना हो। तो एज ए फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में हमें क्या मिलेंगे यहाँ पर ये, जब हम लोग कुछ डेटा को क्रिएट कर रहे हैं तो हमें फॉर्म मिलेगा, सबमिट बटन मिलेगा, हम अपडेट कर रहे हो तो हमें फॉर्म मिलेगा, और अपडेट करने के लिए बटन मिलेगा यहाँ पर। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में से बटन क्रिएट करते हैं। रीड करना हो तो डेटा रीड मल्टीपल तरीके से हमारे पास में हो सकता है, जैसे कि ब्राउज़र के ऊपर हमने यूआरएल हिट किया तो डेटा हमारे पास में निकल के आया रीड करने के लिए, एक तरीका ये है। फिर दूसरा तरीका ये है कि हमने कोई सर्च ऑपरेशन को परफॉर्म किया। अब यहाँ पर क्या है कि ये मेक माई ट्रिप है या फ्लिपकार्ट है, सर्च ऑपरेशन है, तो डेटा निकल के आ रहा है, यहाँ पर हम कुछ कर नहीं रहे हैं, जस्ट डेटा को रीड कर रहे हैं। तो रीड करने वाला ऑपरेशन तो सबसे ज़्यादा ही यूज़ होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग सर्फिंग ही करते हैं हम लोग एप्लीकेशन के लेवल पे। फिर हमें कोई चीज़ डिलीट करना हो, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या है कि शॉपिंग करी, कुछ चीज़ परचेस करी और कार्ड में ऐड हुई, बाद में हमने उसको डिलीट कर दिया, तो ये सब ऑपरेशन जो फ्रंट एंड से परफॉर्म होंगे वो किसी न किसी तरीके से यहाँ पर डेटाबेस के अंदर के यहाँ पर प्रोसेस जो होंगे वो हमारे पास में एज ए ये मिडिल वेयर में होंगे, और डेटाबेस के अंदर वो ऑपरेशन को क्या करेंगे, वो परफॉर्म करेंगे यहाँ पर ये। अब ये डेटाबेस जो है ये यहाँ पर हम लोग एक्सेस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के थ्रू कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो प्रोग्राम के थ्रू करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट करना पड़ रहा है यहाँ पर ये। तो जब हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं तो डेटा यहाँ पर ऐसे जो है वो कनेक्शन करते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, लेकिन एक्चुअली में जो कनेक्शन होता है हमारा, वो हम लोगों को प्रोग्रामिंग के थ्रू नहीं करना चाहिए। जेडीबीसी लर्न करते हैं जब करते हैं, जब सबसे स्टार्टिंग में जब हम लोग डेटाबेस से इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं जावा प्रोग्रामिंग से, जेडीबीसी केस में ही। लेकिन डायरेक्ट प्रोग्राम से कभी भी हमको कनेक्शन नहीं करना है। ऑलवेज हमें जो है वो कनेक्शन यूज़ करने के लिए हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं एज डेटा पुलिंग। डेटा पुलिंग करते हैं हम लोग ये, सॉरी, कनेक्शन पुलिंग। कनेक्शन पुलिंग करते हैं हम लोग, और कनेक्शन पुलिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं। तो हमारे पास में क्या होता है, एक डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट होता है। डेटा सोर्स यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रहेगा, वो ऑब्जेक्ट जो है वो डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा। हमारा जावा का प्रोग्राम उससे क्या करेगा, वो कनेक्शन को बोरो करेगा यहाँ पर। तो डेटा सोर्स एक ऑब्जेक्ट है जो कि डेटाबेस से कम्युनिकेट वो करता है, और हम क्या करते हैं, हमारे एप्लीकेशन से उससे कम्युनिकेट करते हैं हमारे डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट से। ये क्या करता है कि रेडीमेडेड कनेक्शन बना के रखता है। यदि हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू यदि हम लोग डेटाबेस से कनेक्शन करेंगे तो हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, हमारा काम होगा, कनेक्शन डिस्ट्रॉय होगा, फिर कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, काम होगा और डिस्ट्रॉय होगा। लेकिन जब हम लोग कनेक्शन पूलिंग करते हैं यहाँ पर ये इंटरव्यू में पूछा जाता है एक्सपीरियंस चेक करने के लिए, फ्रेशर लोगों को तो काफ़ी टाइम पूछा जाता है ये कि डेटाबेस से कम्युनिकेट कैसे करते हो। तो यहाँ पर हम लोग कनेक्शन पूलिंग करते हैं जिसमें हम लोग डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट जो है वो डेटाबेस से रेडीमेडेड कनेक्शन को बना के रखता है वो। जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो कुछ कनेक्शन को ये पहले से क्रिएट करके रख लेगा पहले से। हमारा एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर उन कनेक्शन को क्या करता है, वो बोरो करता है, यूज़ करता है और डिस्कनेक्ट होता है। बोरो करता है, यूज़ करता है, डिस्कनेक्ट होता है। हम लोग डेटाबेस से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करते। डायरेक्टली हमारा जावा का प्रोग्राम जो है वो एप्लीकेशन डेटाबेस से कम्युनिकेट नहीं करेगा, हम लोग डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट करते हैं। तो ये क्या करता है कि ऑलरेडी डेटाबेस से कनेक्शन बना के रखता है यहाँ पर ये। तो जैसे ही हमारा डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है, वो कई बार सर्वर के अंदर भी होता है, कई बार अलग से भी डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करवा सकते हैं। तो सर्वर के पास में भी वो डेटा सोर्स के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की फैसिलिटी है, सर्वर के अंदर भी रहता है वो। यदि डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो और यदि आउटसाइड सर्वर हमको करवाना हो, वहाँ भी हम कर सकते हैं। तो स्प्रिंग बूट के अंदर जो डेटा सोर्स रहेगा वो आउटसाइड द सर्वर है।
स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर हम लोग आउटसाइड द सर्वर भी हम लोग डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सर्वर के अंदर भी हम लोग डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की फैसिलिटी है। वहाँ पर होता है JNDA रजिस्ट्री। यदि हम लोग सर्वर के थ्रू डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट को रीड कर रहे हैं, यदि सर्वर ने क्रिएट किया है तो मैं टॉमकेट के अंदर क्रिएट करके बताऊंगा मैं सर्वर के अंदर कैसे डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, और विदाउट सर्वर हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पर ये स्प्रिंग बूट के अंदर, स्प्रिंग के अंदर तो विदाउट सर्वर ही हम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ सर्वर का रिक्वायरमेंट ही नहीं सर्वर के डेटा सोर्स का। तो डेटा सोर्स जो ऑब्जेक्ट जो है वो हम क्रिएट करें या सर्वर क्रिएट करे, उसका काम है रेडीमेडेड डेटाबेस से कनेक्शन को बना के रखना। हम कॉन्फ़िगरेशन दे भी सकते हैं या उसका डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन भी रहता है, वो कनेक्शन को बना के रख लेता है। जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होता है वैसे ही क्या करता है, वो कनेक्शन को बना लेता है यहाँ पर ये। तो वेब एप्लीकेशन है तो सर्वर का यूज़ पड़ता है, तो वहाँ पर वाला भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा कस्टम डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी सारी लाइब्रेरी होती है डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट बनाने की। उसका काम है सर्वर से, सॉरी, डेटाबेस से कनेक्शन को रेडीमेडेड बना के रखना। हम लोग जावा के प्रोग्राम से, जावा के एप्लीकेशन से इन कनेक्शन को बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, और काम होने के बाद में हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हम डेटाबेस से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करते हैं, हमारा डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट करता ही है। तो JDBC में डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में हमें विथाउट जो है वो यहाँ पर डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करना है, हमें डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट करना है ये। तो ये यहाँ से हम लोग डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं, हमको डेटा को परसिस्ट करवाना हो तो ये तो हो गया एप्लीकेशन के थ्रू कम्युनिकेट करना। लेकिन डेटा सोर्स के जो डेटा बेस के जो ऑब्जेक्ट जो है ये, इसको हमें, यहाँ पर हमारा डेटा स्टोर है परमानेंटली, लेकिन हमको क्या करना है कि क्या डेटा स्टोर हुआ हमको ये भी देखना है। ऑलवेज हम एप्लीकेशन के थ्रू ही नहीं देखेंगे, हमें बैकएंड में भी देखना है कि क्या डेटाबेस में स्टोर हुआ, या बैकएंड से कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करना है डेटाबेस के। तो यहाँ पर हमारी डेवलपर्स की टीम होती है जो कि डेटा को देखती है। हमें डेटा साइड में यदि एनालिसिस करना हो, देखना हो क्या स्टोर हुआ है, तो डेवलपर्स हो गए हमारे पास में, या फिर बिजनेस एनालिस्ट हो गए, बिजनेस एनालिस्ट जो कि क्लाइंट से कम्युनिकेट करते हैं। तो उनको भी डेटा देखना रहता है कि क्या डेटा यहाँ पर है, जो भी वो फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो भी टेस्टिंग कर रहे हैं, उनके बिजनेस फंक्शनलिटी को टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उनको भी डेटा देखना पड़ता है। यहाँ पर ये डेवलपर्स, बिजनेस एनालिस्ट, जो भी हमारे सीनियर मेंबर रहते हैं, सभी लोग, तो सब लोगों को क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर जो है वो भी डेटाबेस के अंदर के डेटा को देखना चाहते हैं, तो उनके पास में टूल जो होता है। तो जावा, यदि हमारे पास में ओरेकल डेटाबेस है तो हम यहाँ पर क्या है कि, और एसक्यूएल डेवलपर हमारे पास में टूल है, ये ओरेकल कम्युनिटी का ही दिया हुआ टूल है ये। तो एसक्यूएल डेवलपर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा बेस के डेटा को देख सकते हैं। तो जावा प्रोग्रामिंग के थ्रू भी हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं, और एसक्यूएल डेवलपर के थ्रू भी हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर। या फिर हमें क्या है कि माई एसक्यूएल डेटाबेस है, तो माई एसक्यूएल योग हमारे पास में सॉफ्टवेयर होता है। तो इट इज कॉल्ड क्लाइंट सॉफ्टवेयर। क्लाइंट सॉफ्टवेयर का मीनिंग जो ये होता है कि हम लोग यहाँ पर क्लाइंट सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट जो है वो हो सकते हैं। तो जो भी हम यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे डेटाबेस में कम्युनिकेट करने के लिए, हमारे पास में हमें लगेगी एसक्यूएल की क्वेरी, तो हमें नया डेटा यहाँ पर करवाना है, यहाँ पर ऐड, तो हमें इंसर्ट क्वेरी लगेगा। हमें नया डेटा जो है वो यहाँ पर ये एग्जिस्टिंग डेटा जो है उसको हमको क्या करना है, यहाँ पर अपडेट करना है, तो अपडेट का क्वेरी लगेगा। गेट करना है तो सिलेक्ट का क्वेरी लगेगा हमें ये। और डिलीट करना है तो हमें यहाँ पर ये डिलीट का जो है वो क्वेरी लगेगा यहाँ पर ये। तो बेस्ड ऑन जो भी हमारे पास में ऑपरेशन है फ्रंट एंड में, उसके लिए बैक एंड में इस तरह की क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट होगी। और मिडिल वेयर में हमारे पास में क्या रहेगी, यहाँ पर मेथड रहेगी यहाँ पर।
तो हम लोग क्या करते हैं कि मेथड का जो है वो नाम राइट करते हैं यहाँ पर मिडिल वेयर पे। जैसे कि हमें कुछ चीज़ यहाँ पर ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, ऐड मेथड हम लोग मैन्युअली बनाएंगे। यदि हम कुछ नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो मेथड का नाम हम लोग कुछ डिलीट से रख देते हैं। ये ऐड कर रहे हैं तो हम लोग ऐड से रख देते हैं हम उसका नाम। हम कुछ अपडेट कर रहे हैं तो हम उसका नाम क्या रख देते हैं, अपडेट, या मॉडिफाई करके कुछ भी मेथड का नाम बना देते हैं। लाइक एम्प्लॉय का डिटेल अपडेट कर रहे हैं, स्टूडेंट का कर रहे हैं, कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम उसके लिए लॉजिक राइट करते हैं। वो लॉजिक के थ्रू जो होता है हमारा, वो डेटाबेस में जो ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होता है। तो गेटर सेटर अपडेट ऐसे कुछ हमें मेथड है यहाँ पर मिलती है मिडिलवेयर में। काम क्या है, ये फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करना है। अब इसी डेटा को हमको यहाँ पर देखना है। तो हमारे पास में क्या होते हैं, ये क्लाइंट सॉफ्टवेयर होते हैं, एसक्यूएल डेवलपर, माई योग जो है ये माई के रहता है, ऐसे मोंगो डीबी के लिए भी है हमारे पास में ये। तो अभी हमने डेटाबेस इंस्टॉलेशन किया, अभी हमने जावा के प्रोग्राम से कम्युनिकेट नहीं किया, अभी हमको जस्ट चेक करना है। तो हमारे पास में एक सॉफ्टवेयर ये वाला है, एसक्यूएल डेवलपर। तो ये प्री रिक्विजिट सॉफ्टवेयर जो है वो हमें क्या है, वो लगता है एज ए इंडस्ट्री के अंदर। जब सेट ऑफ सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं तो एसक्यूएल डेवलपर भी लगता है ये। तो माईडीबी तुम यूज़ करते हो, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं यहाँ पर ये। तो ये क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, क्लाइंट सॉफ्टवेयर से हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं। अब ये डेटाबेस मेरे यहाँ पर कहीं ना कहीं पर ये इंस्टॉलेशन है, मेरे सिस्टम पे ये डेटाबेस जो है वो इंस्टॉलेशन है। तो आगे हम देखेंगे कैसे हमको उसको ये इंस्टॉलेशन करना है लोकल पर। और इंडस्ट्री के अंदर तो एंटरप्राइज एडिशन होते हैं, और बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा ओरेकल डेटाबेस ही जो है वो यूज़ होता है। ओरेकल बहुत हेवी सॉफ्टवेयर है ये, इससे सिस्टम स्लो हो जाता है। कुछ सॉफ्टवेयर जो हमारे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉलेशन होते हैं, तो विंडो के लेवल पे क्या होती है कि सर्विसेज बनती है उसकी। कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होता है तो वो एज ए सर्विस के फॉर्म में रजिस्टर्ड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो हमें क्या करना है कि बाय डिफॉल्टली ओएस स्टार्ट होता है तो सर्विस स्टार्ट हो जाती है। यदि हमें उसको कॉन्फ़िगरेशन करना है कि वो सर्विस को मैन्युअली करना है, ओएस के लेवल पे नहीं करना है, तो फिर हमें वहाँ पर जाके सेटिंग करना पड़ती है। तो मैंने अभी ओरेकल के लेवल पे जो है वो उसकी सर्विसेज के यहाँ पर सेटिंग को मैंने डिसेबल करके रखा हुआ है। क्योंकि वो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, तो भी क्या होता है कि उसका प्रोसेस रन होता रहता है और मेरा रैम के अंदर लोड हो जाता है, और वो मेमोरी ऑक्यूपाई करता, सिस्टम स्लो हो जाता है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो ओरेकल रिलेटेड सर्विस जो है, यहाँ पर ये जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करते हो तो उसकी सर्विस के फॉर्मेट में रजिस्ट्री होती है ओएस के लेवल पे। तो यहाँ पर ओरेकल रिलेटेड सर्विसेज मिलेगी यहाँ पर। तो ये मैंने यहाँ पर इसको क्या करके रखा, मैनुअल करके रखा है यहाँ पर। नहीं तो जैसे मेरा ओएस स्टार्ट होता है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या करता है कि मेमोरी ऑक्यूपाई करता है ये। अब इंडस्ट्री के अंदर ये सब इशू आते हैं, कई बार ओएस रन नहीं हो रहा होता है तो पता ही नहीं होता है कि सर्विसेज का इशू है यहाँ पर ये। तो ये हेवी सॉफ्टवेयर है ये ओरेकल जो है ये। इसके अंदर काफ़ी सारी फैसिलिटी मिलती है। अब वो जब मैं डेटाबेस साइड में प्रोग्रामिंग करूंगा, जब काफ़ी डिटेल में बताऊंगा क्या क्या इसके अंदर होता है। वो आई थिंक कोई सी और सर्विसेज जो है इसकी ये बंद है। तो यहाँ पर मैंने इसकी सारी सर्विसेज जो है वो स्टार्ट कर ली है। तो अब मेरा डेटाबेस जो है वो कनेक्ट होना चाहिए यहाँ पर। तो टाइम ले रहा है, मतलब कि कनेक्ट होगा ये।
तो ये मेरा पासवर्ड जो है वो एक्सपायर हो जाएगा इतने दिन में। तो ये मेरे पास में ये डेटाबेस के अंदर का स्कीमा क्रिएट है, जिसके अंदर मेरे पास में क्या है कि टेबल्स है कुछ। तो ये टेबल्स हम लोग क्रिएट करेंगे। यहाँ पर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसके अंदर हम लोग डेटा जो है वो इंसर्ट करते हैं। तो ओरेकल ही अपने आप में एक सब्जेक्ट है। ओरेकल को ही लर्न करना पड़ता है, उसके अंदर ही सब लर्न करना पड़ता है कि डेटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, व्यू क्या होता है, इंडेक्स क्या होते हैं, पैकेज क्या होते हैं, प्रोसीजर क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, ट्रिगर क्या होते हैं, सीक्वेंस क्या होते हैं। ओरेकल ही अपने आप में एक सब्जेक्ट है। बाकी जितना एज ए डेवलपर हमको आना चाहिए उतना हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो ये मेरे पास में डेटाबेस है जिसको मैं क्लाइंट सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर रहा हूँ और डेटा को देख रहा हूँ। अब यही डेटा को हम लोग जो है वो जावा के प्रोग्राम के अंदर लेकर आएंगे यहाँ पर। तो जावा के प्रोग्राम के अंदर लाएंगे, फिर यही डेटा को जो है वो हम लोग ऐसे फ्रंट एंड पे लेकर आते हैं, एच टी एम एल सी एस एस लगा के उसको ब्यूटीफाई करके हम लोग फ्रंट एंड में दिखाते हैं। बट डेटा फाइनली जो स्टोर होता है वो डेटाबेस के अंदर होता है ये। तो प्रोग्रामिंग के थ्रू हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है कहीं ना कहीं पर ये। तो यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी फाइल में करते हैं ये। तो स्प्रिंग के अंदर तो रेडीमेडेड है यहाँ पर ये। अदरवाइज इसकी भी प्रोग्रामिंग करना पड़ती है, प्रॉपर्टी फाइल को रीड करना पड़ता है प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो यहाँ पर हमारे पास में स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो वैल्यू एनोटेशन है। यहाँ पर हमको प्रॉपर्टी डिफाइन करना है। तो जहाँ पर भी हमारा डेटाबेस है यहाँ पर हम उसका क्या डालते हैं, यहाँ पर लोकेशन डालते हैं। ये ओरेकल डेटाबेस है, मायस्क्यूएल डेटाबेस है, तो यहाँ पर उसका आईपी एड्रेस डलता है। तो हर मशीन का अपना क्या होगा, एक आईपी एड्रेस होगा। ये सर्वर किसी आईपी एड्रेस पे क्या कर रहा होता है, वो वर्क कर रहा होता है 10.2.5 तो ये हर मशीन का अपना एक आईपी एड्रेस होता है। उस मशीन को हम लोग एक्सेस करते हैं। तो एज ए इंडस्ट्री में तो हम लोग आईपी एड्रेस को डायरेक्ट यूज़ करते हैं जब हम लोग डेवलपमेंट करते हैं। बट जब प्रोजेक्ट हमारा लाइव होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, डोमेन परचेस करना पड़ता है। ये मेक माई ट्रिप का है ये, कि ये डोमेन है तो डोमेन परचेस करना पड़ता है ये। तो बहुत सारे हमारे पास में वेंडर है, गो डेडी है, होस्टिंगर है, जहाँ से हम लोग डोमेन परचेस कर सकते हैं और बाद में हमारे आईपी को वहाँ पर जो है वो मैप कर सकते हैं यहाँ पर ये। लेकिन जब तक हम लोग डेवलपमेंट में होते हैं जब तक हमें क्या होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट आईपी एड्रेस में हमारा काम होता है, वो मांगना पड़ता है कहाँ पर डेटाबेस है, कहाँ पर क्या है। ये सब चीज़ें हमें लेना पड़ेगी। तो ये जब तक क्या हमें आईपी एड्रेस नहीं मिलता है ये, जब तक कि यदि हमारा डेटाबेस लोकल पर है तो हम लोग लोकल होस्ट डाल के रखते हैं। जैसे जब हम लोग लर्निंग में होते हैं, नहीं तो यहाँ पर एक आईपी एड्रेस डलता है, वो हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। तो एक ये क्या रहेगा, डेटाबेस का यूआरएल रहेगा ये। तो ये मेरा क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जिससे कि मैंने डेटाबेस से कम्युनिकेट करा। अब ये एसक्यूएल डेवलपर भी जावा में ही बना हुआ है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हमें डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं तो हमें यहाँ पर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। होस्ट नेम, पोर्ट नंबर, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। सिमिलरली जावा के प्रोग्राम से भी करेंगे तो यहाँ पर हमें डालना पड़ेगा यहाँ पर ही। तो इसके अंदर जो है ये यूआरएल डालना है जिसके अंदर वो हमारा होस्ट जो है वो यहाँ से वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। यहाँ पर ही हम लोग को ये यूआरएल जो है ये डालना पड़ता है यहाँ पर। फिर हमें क्या करना है कि स्प्रिंग डेटा सोर्स। तो ये मेरे पास में यहाँ पर है ये एक यूज़र नेम। तो हम यहाँ पर अभी हम लोग मान लेते हैं कि यूज़र
मेरे ही नाम का है यहाँ पर ही। और ऐसा कैसा हमें क्या रहना है यहाँ पर ये, पासवर्ड भी यहाँ पर ये लेना है। तो ये हमें क्या करना है कि ये डिफाइन करना है। तो यहाँ पर ये जो भी हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर ये मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन तो हमको देना ही पड़ता है यहाँ पर ये। तो ये हमारा जो डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो, डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट हमारे पास में क्या होना चाहिए यहाँ पर ये क्रिएट होना चाहिए। तो डेटा सोर्स क्या है हमारे पास में ये कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर ये। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ये हम क्या करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को यहाँ पर क्या करना चाहते हैं हम लोग रीड करना चाहते हैं यहाँ पर ये। तो स्ट्रिंग डीबीसी यूजर नेम, ये नोटेशन अंडरस्टैंड करने के लिए मैं बता रहा हूँ, बट ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली होगी, ये हमको सब करना नहीं पड़ता है ये। डेटाबेस इंटीग्रेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। तो हमें क्या करना है कि ये पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलरली वैल्यू के साथ में हमारा जो है वो ये ऑटोमेटिकली मैप हो जाना चाहिए। तो हमें यहाँ पर क्या है कि वैल्यू एनोटेशन हमें यहाँ पर ये लगते हैं। ये वैल्यू एनोटेशन यहाँ पर डाल दो यहाँ पर ये। वैल्यू एनोटेशन के अंदर एट्रीब्यूट भी आता है वैल्यूज। तो यहाँ पर जो है वो हमें एज ए प्रॉपर्टी फाइल जो है वो डाल देनी है। ये सब देखने को मिलता है एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं वैल्यू को ये प्रॉपर्टी फाइल में डाल देते हैं यहाँ पर, ये डायरेक्टली यहाँ पर रीड ही नहीं करेगा। इस- देखते हैं आगे ये वाला सिंबल यदि लेता है तो एक हमें क्या है कि ये वाला जो वैल्यू एनोटेशन यहाँ पर ये डाल देना है यहाँ पर। फिर हमारा अगला जो है वो ऐसा कैसा यहाँ पर हमें यूज़र नेम लेना है। ऐसा कैसा हमें क्या लेना है यहाँ पर ये पासवर्ड लेना है। तो ये जावा के ऑब्जेक्ट में जो है ये मैप हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली ये। तो यहाँ पर क्या हमारे पास में ये वैल्यू एनोटेशन है। अब हम हमें यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पर ये पर्टिकुलरली वैल्यू एनोटेशन जो है यहाँ पर जो है ये आया या नहीं आया यहाँ पर ये। तो इसको हम लोग देखते हैं। स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऑटो वायर करके यहाँ पर चेक करते हैं क्या वैल्यू आई है। तो डेटाबेस कॉन्फ़िग डॉट
तो यहाँ पर हमने वेरिएबल को प्राइवेट लेके रखा है फॉर गेटिंग एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन यदि हम लोग अचीव करना है तो हमें डायरेक्ट डेटा की एक्सेसिबिलिटी नहीं देना है, हमें उसके लिए गेटर सेटर मेथड राइट करना है ऑलवेज। मेथड के थ्रू डेटा एक्सेस होना चाहिए सो दैट वी कैन कंट्रोल ओवर डेटा। तो यहाँ पर हमने क्या है कि गेटर मेथड राइट कर ली यहाँ पर, ये तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मेथड के थ्रू वैल्यू गेट करेंगे। यहाँ पर स्टैटिक मेथड है इसलिए डायरेक्ट है, यहाँ पर ये हम लोग रीड नहीं कर पा रहे। तो हम एक काम करते हैं कि हम लोग एक बीन बनाते हैं यहाँ पर। बेसिकली हमें ये परसिस्टेंस लेयर पे ही करना है ये, उसके अंदर हम लोग उसको रीड करवाएंगे। हमें डेटाबेस साइड में ये वाला ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली चाहिए ये। यहाँ पर एक लॉजिक राइट कर लेते हैं, पब्लिक वॉइड प्रिंट प्रॉपर्टीज। तो ये स्टैटिक मेथड नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, गेट जेडीबीसी यूआरएल। तो ये डाओ का जो ऑब्जेक्ट जो है ये हमें आईओसी कंटेनर के अंदर कंटेक्स्ट में आना चाहिए। तो ये रजिस्टर जब भी करेगा उसको ये, जब भी ऑटो स्कैन होगा तब ये इसके ऊपर क्या हो, कंपोनेंट एनोटेशन हो या कुछ स्टोरेज टाइप एनोटेशन हो। तो हमें डेटाबेस साइड में ये चाहिए रहता है ये परसिस्टेंस लेयर पे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे उसको, यहाँ पर हम लोग आईओसी के कंटेक्स्ट में लेकर आएंगे ताकि आईओसी उसको क्या कर सके, वो लोड कर सके और उसका बाद में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सके। तो ये ऑब्जेक्ट को जो है हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ये निकाल लेते हैं यहाँ पर ये। तो उसका रिटर्न टाइप है हमारे पास में रन मेथड का कॉन्फ़िगरेबल कॉन्टेक्स्ट। तो बीन से ये ऑब्जेक्ट निकाल लो। सी टी एक्स डॉट गेट बीन, ये ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। डेटाबेस कॉन्फ़िग डॉट क्लास, सॉरी डाउ चाहिए हमको, ये डेटाबेस डाउ। तो ये ऑब्जेक्ट को जो है वो हमको यहाँ पर क्या करना है, ये निकाल लेना है। तो प्रिंट प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लोग कॉल करेंगे यहाँ पर ये।
तो हमारे पास में वैल्यू से यदि उसको मिल जाएगा तो प्रिंट कर देगा यहाँ पर ये तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ये रीड हो गया यहाँ पर, ये अब दिया है हमने उसको प्रॉपर्टी फाइल के अंदर है यहाँ पर, बट हम उसको प्रोग्राम के अंदर रीड कर पा रहे हैं यहाँ पर ये। तो वैल्यू एनोटेशन क्या करता है, उसके पीछे ये काम करता है। अब हमको और भी प्रॉपर्टी जो उसको हमको रीड करवाना है, एक डेटा सोर्स, गेट यूजर नेम, गेट पासवर्ड। तो ये सब क्या करेगा यहाँ पर, ये रीड करेगा। हमें यहाँ पर ये वाला जो है वो ये एनोटेशन को यहाँ पर हमको ये डालना पड़ेगा यहाँ पर ये, तभी क्या करेगा उसको वो यहाँ पर ये रीड करेगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड हमने डाला, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये रीड हो गया यहाँ पर ये। अब हमें क्या करना है कि मल्टीपल प्रॉपर्टी फाइल को भी हमें क्या करवाना है यहाँ पर ये जो है वो यहाँ पर रीड होना चाहिए यहाँ पर ये। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ये यामल फाइल भी कर सकते हो यहाँ पर ये, एक का नाम दे देते हैं हम लोग। तो हमें अलग अलग जो है वो प्रॉपर्टी फाइल को यहाँ पर क्या करवाना है, यहाँ पर ये रीड करवाना है यहाँ पर ये। इसके अंदर कुछ वैल्यू दे सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा है कि अलग अलग प्रॉपर्टी फाइल को यहाँ पर रीड करवाना है। तो इसी के अंदर हमें कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही यहाँ पर जो है वो एक और एनोटेशन है, प्रॉपर्टी सोर्स। सब सब कुछ रेडीमेडेड है फ्रेमवर्क में, जस्ट चीज़ें पता करना है किससे हमारा काम हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में प्रॉपर्टी सोर्स एनोटेशन है, इसको भी इनपुट चाहिए कुछ। तो यहाँ पर जो है हमें जो है वो प्रॉपर्टी फाइल का यहाँ पर लोकेशन डालना पड़ता है, फूड डॉट प्रॉपर्टीज। जो भी प्रॉपर्टी हम लोग लेते हैं यहाँ पर ये, यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, तो इसको ये लोड कर लेगा। और सिमिलरली हमें यहाँ पर जो है वो इसका जो भी प्रॉपर्टी वैल्यू है हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये डाल सकते हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर हमारे पास में है ये लेफ्ट हैंड साइड में,
ओके, यहाँ पर कोई सी भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। जस्ट यहाँ पर मुझे, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैं ये अलग अलग प्रॉपर्टी फाइल्स है, यहाँ पर ये हम लोग वैल्यू को रीड कर रहे हैं। तो ये एक तो हमारे पास में डिफॉल्ट प्रॉपर्टी फाइल का हो गया, बाकी ये जो दो वैल्यू अलग अलग प्रॉपर्टी फाइल से हमारे पास में ये आएगी। तो इसके लिए हमें यहाँ पर जो है वो गेटर मेथड ले लेते हैं ये। इसको प्रिंट करवाते हैं इधर। तो एक हमारे पास में अलग प्रॉपर्टी फाइल से आएगा, दूसरा अलग प्रॉपर्टी फाइल से आएगा। डॉट गेट, यहाँ पर हमारे पास में जो वैल्यू आएगी ये बीन क्रिएशन एरर, बीन इंजेक्शन ऑटो वायरिंग डिपेंडेंसी फेल। यहाँ पर जो है ये रीड नहीं हो पाई है, रीड नहीं हो पाई है मतलब कि ऑब्वियसली ये लोड नहीं हुआ होगा ये। तो फू प्रॉपर्टी और बार प्रॉपर्टी जो है ये इसको यहाँ पर जो है वो आई थिंक पाथ नहीं मिल रहा है। पाथ, जो डिफॉल्ट लोकेशन का हमारे पास में पाथ है, ये भी हमको डालना पड़ता है। या अभी देखते हैं। प्रॉपर्टीज TIS स्पेलिंग ठीक है।
और प्रॉपर्टी, कस्टम प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने में प्रॉब्लम हो गई। या तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी फाइल जो रीड हुई है मेरी, ये अलग अलग प्रॉपर्टी फाइल से रीड हुई है। ये मेरी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी से आई है मेरे पास में ही। तो यहाँ पर क्या है, मल्टीपल वे हमारे पास है प्रॉपर्टी को रीड करने के लिए। तो जो भी हम लोग प्रॉपर्टी फाइल में देते हैं उसको हम यहाँ पर जावा के अंदर यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये रीड कर सकते हैं ये। एक और चीज होती है जिससे हम लोग प्रॉपर्टी फाइल रीड कर सकते हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल। तो उसको हम देखते हैं नेक्स्ट सेशन में। फिर हम लोग रनर्स को देखेंगे, फिर हम जाएंगे डेटाबेस साइड में, परसिस्टेंस लेयर के साइड में। काफ़ी सारी चीज़ें रहेगी परसिस्टेंस लेयर के साइड में, स्प्रिंग बोर्ड में। काफ़ी सारी चीज़ें रिड्यूस हो गई है, नहीं तो बहुत एफर्ट लगाने पड़ते थे डेटाबेस के साइड में। तो हम उसको देखते हैं हमारे डेटा जेपीए के मॉड्यूल में, नेक्स्ट सेशन।